नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर के लेक्चर्स वीडियो। ठीक है, अगर आप अन्य सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अष्टांग हृदय, संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको सेपरेट जैसे फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, फिजियोलॉजी पेपर सेकंड, एनाटॉमी पेपर फर्स्ट, एनाटॉमी पेपर सेकंड के सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए मेरी प्लेलिस्ट को और देखिए। आपको हो सकता है आने वाले इसी लेक्चर्स वीडियो में स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, क्योंकि यह ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है जो मेरे द्वारा ली जाती है। कभी कभी मैं क्लास लेता हूँ ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उनको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो हो सकता है आपको कम दिखाई दे। अगर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, आपको नोट्स के लिए पे करना होगा। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। कल अपन कर रहे थे हेतुआवास। तो हेतुआवास का अपन ने परिभाषा देखी थी, मतलब असद हेतु, झूठा हेतु। तो इसके अपन ने कितने टाइप्स किए थे? सव्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। मतलब 5 इसके टाइप्स थे। इनमें से पहला था सव्य विचार। अब उसके अपन ने 3 टाइप्स किए थे, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो ये अपन ने कर लिया। देखो ऊपर ये साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ये अपन ने यहाँ तक कर लिया था। आज करेंगे विरुद्ध, जो सेकंड टाइप्स है हेतुआवास का। इसकी परिभाषा देखो, जो संस्कृत में कोई जरूरी नहीं है याद करने की, हिंदी काफ़ी है। जो हेतु साध्य से व्याप्त न होकर साध्य अभाव से व्याप्त हो वह विरुद्ध नामक हेतुआवास है। अब ये परिभाषा आपको रटनी है, समझ में नहीं आएगी मुझे पता है। अब एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगी। जो हेतु साध्य से व्याप्त न होकर साध्य अभाव से व्याप्त है वह विरुद्ध नामक हेतुआवास। कहने का तात्पर्य यह है, सीधी सी बात है, इसको पहले ही लिख देते तो इतना कंफ्यूज नहीं होता ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर उसके उल्टे या विरुद्ध निष्कर्ष को ही सिद्ध करे, मतलब सामने वाले व्यक्ति को ही सिद्ध कर दे। अपनी बात रखते रखते वो ऑटोमेटिक सामने वाले को सिद्ध कर देता है। तो आपको पहली लाइन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी कि वह हेतु जो साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर उसके उल्टे या विरुद्ध निष्कर्ष को ही सिद्ध करे वह विरुद्ध हेतुआवास है। सिंपल सी लाइन ये है कि अपन कोई बात बोल रहे हैं कि हवा भारी है, जैसे कि अपन हवा भारी है, अपन उसका ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अपन को पता है कि भाई हवा तो हल्की होती है, लेकिन अपन बोल रहे हैं हवा भारी है। पर एग्जाम्पल भी ऐसे दे रहे हैं कि जो सिद्ध कर देगी हवा हल्की है, तो अपोजिट वाले को सिद्ध कर देती है। आगे देखो, उदाहरण, हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त है। अपन ने दिया हेतु कारण दिया क्योंकि रिक्त है इसलिए ये हवा भारी है। अब ये उल्टा उसके जो विपरीत वाला ना, सामने वाला व्यक्ति, उसको सिद्ध कर देगी। कैसे? यहाँ पर हवा के भारीपन साध्य को सिद्ध करने के लिए उसके रिक्त होने, मतलब हेतु रिक्त होना, हवा का रिक्त होना उसको कारण बनाया। हवा के रिक्त होने का तर्क प्रस्तुत किया गया। रिक्तता भारीपन का नहीं बल्कि हल्केपन का चिन्ह है। अब सीधी सी बात है, उसने उल्टा उसको सामने वाले को सिद्ध कर दिया। अपन ने जो उदाहरण दिया ना, एग्जाम्पल दिया, वो सामने वाले फिट हो गया। उसने, मैंने बोला कि हवा भारी है और मैंने दिया कि हवा रिक्त है इसलिए भारी है, तो बोलता भाई हवा रिक्त होती है ना तब हल्की होती है, भारी नहीं होती। तो वो सामने वाला सिद्ध हो गया, तो उसको बोलते हैं विरुद्ध हेतुआभास। रिक्तता भारीपन का नहीं बल्कि हल्केपन का चिन्ह है। वह हवा को भारी नहीं बल्कि उसके विरुद्ध हल्का सिद्ध कर देती है, मतलब सामने वाले को सिद्ध कर दिया, खुद की बजाय सामने वाला सिद्ध हो गया। अतः यह विरुद्ध हेतुआभास हुआ। कितना इजी है, सिंपल सी परिभाषा लिखो और एग्जाम्पल लिख दो, बस ऑटोमेटिक हो जाएगा विरुद्ध। अब देखो, सभी विचार हेतुआभास में हेतु के साध्य के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ साथ भी पाया जाता है। उसके साध्य के साथ एकांतिक नियत संबंध न होने से वह साध्य को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर पाता, जबकि विरुद्ध हेतुआभास में साध्य के ठीक विपरीत उल्टा निष्कर्ष सिद्ध होता है। कहने का मतलब यही है पूरे चैप्टर का कि आपको परिभाषा लिखनी है कि जो हेतु साध्य को सिद्ध करने के स्थान पर उसके उल्टे या विरुद्ध निष्कर्ष को सिद्ध करे वह विरुद्ध हेतुआभास कहलाता है। ये परिभाषा लिखनी है। एग्जाम्पल लिख देना कि हवा भारी है, उसका हेतु दिया अपन ने रिक्तता, हल्कापन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सामने वाले को सिद्ध कर दिया। ज़्यादा देखो, अब नोट्स होते तो इसमें 2 ही लाइन लिखते हैं, ये किताब है इसलिए सब कुछ लिखा हुआ है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाके इतना सा सार समझो इस चीज़ का कि ये सामने वाले को सिद्ध कर देता है। मतलब अपने को छोड़कर जो सामने वाला था ना, वादी प्रतिवादी, प्रतिवादी को सिद्ध कर देता है। अब देखो तीसरा, सत्व प्रतिपक्ष या प्रकरण सम। सत्व प्रतिपक्ष प्रकरण, नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। नाम को पकड़ोगे तो याद होगा, नहीं तो कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि ये सब मिल जाएंगे लास्ट में। जब आप बोलोगे ना कि सब पढ़ लिया मैंने, पदार्थ विज्ञान सब याद हो गई, कुछ याद नहीं रहेगा, सब मिक्सिंग में हो जाएगा। तो नाम याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। देखो इसमें लिखा है सत्य प्रतिपक्ष या प्रकरण सम। अब इसको समझो, जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला हेतुअंतर दूसरा हेतु विद्यमान हो, वह सत्व प्रतिपक्ष नामक हेतुवाभास है। अब मान लो कि अपन ने कोई कारण चुना, कोई लिंग चुना, मतलब कारण चुना किसी सिद्ध करने के लिए, किसी व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए, किसी बात को सिद्ध करने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला हेतुअंतर दूसरा हेतु विद्यमान हो, लेकिन उसके पास, ये एग्जाम्पल यहाँ पे सिद्ध होगा जैसे कि अपन बोलते हैं कि ये व्यक्ति मेरी बेगुनाही का सबूत है, कि इसने मेरे उसको यहाँ पे था मेरे पास, जैसे कि कोई डॉक्टर के पास आया पेशेंट और उसी समय उसके ऊपर केस लगा हुआ है कि वो व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, तो अपन बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति तो मेरे पास था, तो आप कैसे मान सकते हो। तो दूसरा बोलता है नहीं, देखो सीसीटीवी देखो, सीसीटीवी में वो व्यक्ति इस समय वहां पे था, मतलब दूसरा हेतु प्रेजेंट है, सबूत है उसके पास, सीसीटीवी की फुटेज है कि सेम टाइम में, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास पेशेंट आया ही नहीं था उस समय। तो दूसरा हेतु, उसकी बात को काटने वाला दूसरा हेतु सामने वाले के पास, उस हेतु को अमान्य करने वाला। मैंने कारण दिया कि भाई ये खूनी नहीं हो सकता, ये खूनी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास दिखाने आया था, तो वो बोलता है नहीं आपके पास तो दिखाने आ ही नहीं सकता क्योंकि उस समय तो ये उस जगह पर था, देखो ये सीसीटीवी फुटेज में ये उस समय वहां पे प्रेजेंट था। तो वो बात है, दूसरा हेतु प्रेजेंट होता है। सत्व प्रतिपक्ष, तो सत्व प्रतिपक्ष, जो प्रतिपक्ष है ना, दूसरा पक्ष है, उसके हिस्से में चली जाती है, हो सकता है, मतलब जो अपना हेतु था, जो अपना कारण था ना, वो विनिष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, मतलब जिसको अपन ने हेतु माना था वो बेकार हो जाता है। इसको ऐसे समझना है, जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला हेतुअंतर दूसरा हेतु विद्वान हो, वह सत्व प्रतिपक्ष नामक हेतुवाभास है। साध्य विपरीत साधक हेतुअंतर को प्रतिपक्ष कहते हैं। वही बात है, वादित का एक तरीके से दूसरा रूप मान लो, जो अपन ने अभी स्टडी किया था ना, कौन सा, विरुद्ध वाला, उसके दूसरा रूप मान लो इसका एक तरीके से। सब मिलते जुलते से हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जो विरुद्ध का एक तरीके से कि सत्व प्रतिपक्ष अपने को छोड़ के दूसरे को सिद्ध कर दे, मतलब हमेशा असत हेतु, हेतुवाभास क्या है, जिसमें हमेशा अपन खुद गलत हो, सामने वाला सही होगा तभी तो अपना असत्य या हेतुवाभास कहलाएगा। अगर अपन ही सिद्ध हो गए तो वो अपने लिए सत्य हेतु बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा झूठा होता है कौन इसमें, अपन खुद, क्योंकि अपन ने असत हेतु, हेतुवाभास का यूज किया है। तो सामने से वाली कि वह हेतुवाभास की वह हेतु जो जिसके सामने वाले का प्रतिपक्ष सिद्ध हो जाए, तो वो हेतु होता है सत्य प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष जो दूसरा सामने वाला है उसका, दोबारा से देखो, जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला हेतुअंतर दूसरा हेतु विद्यमान हो, वह सत्व प्रतिपक्ष नामक हेतुवाभास है। आया होगा समझ में थोड़ा थोड़ा। और आगे देखो, साध्य विपरीत साधक हेतुअंतर को प्रतिपक्ष कहते हैं। मतलब साध्य विपरीत, जो अपन को सिद्ध करना था ना, उस व्यक्ति को अपन को बेगुनाह सिद्ध करना था, लेकिन वो तो कर नहीं पाए, उसको वो सामने वाले ने उसको गुनाह मतलब गुनहगार साबित कर दिया क्योंकि उसके पास सबूत था। कहा गया जैसे शब्द, अभी इसमें देखो शब्द नित्य है, ये कुछ ऐसे हाई लेवल की बात जो ज्ञानी पुरुष करते हैं ना, वैसी बातें करेगा। इसको समझो, जैसे शब्द नित्य है, श्रवण किए जाने के कारण इस अनुमान में श्रावण तंत्र हेतु नित्य का साधक है, किंतु इसके विपरीत शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट की भांति कार्य करता है। इस अनुमान में प्रयुक्त कार्यतत्व का हेतुअंतर नित्य साधु का अभाव रूप अनित्य सिद्ध करने वाला भी विद्यमान है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो समझो जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना गुनहगार का, वो सिंपल सी बात ये है, अपना कोई भी कारण हो जो अपन ने अनुमान प्रमाणित तो स्टडी कर रहे हैं, तो अनुमान प्रमाण में अपन ने कोई भी कारण चुना हो अनुमान लगाने में, वो हमेशा गलत होगा हेतुवाभास में और सामने वाला सिद्ध हो जाएगा। तो सिंपली प्रतिपक्ष
कि जो प्रतिपक्ष में ना उसका हेतु सिद्ध हो जाए, उसका कारण सिद्ध हो जाए, वो होता है प्रतिपक्ष। परिभाषा याद रखो, एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है जैसे शब्द नित्य है, श्रवण किए जाने के कारण इस अनुमान में श्रवणोत्य हेतु नित्य का साधक है, किंतु इसके विपरीत शब्द अनित्य है। देखो पहले बोला जैसे शब्द नित्य है, फिर इसके विपरीत शब्द अनित्य। शब्द को अनित्य क्यों बोला बाद में? क्योंकि वो सुना और खत्म हो गया। जैसे घट की भांति कार्य करता है, घटे नहीं, घड़ा बना, फोड़ दिया तो घटा घड़ खत्म हो जाता है ना घड़ा। तो देखो ज्ञानी पुरुष एक ही बात को 10 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इन्होंने अपनी तरीके से अपनी भाषा में हाई लेवल की नॉलेज का यूज करके तर्क संग्रह लिखा। अपन नॉर्मल पुरुष हैं, अपन को समझ में नहीं आएगा, तो अपन ने ऐसे उदाहरण देते हैं जो अपन को समझ में आ जाए। तो इसलिए जो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि अपन कोई किसी व्यक्ति को बेगुनाह सिद्ध करना चाहते हैं, अपन ने एग्जाम्पल दिया कि ये मेरे पास पेशेंट बन के आया था, उस समय ये खून नहीं कर सकता, लेकिन सामने वाले के पास सबूत था कि वो सीसीटीवी में खून करता हुआ नजर आ रहा है, तो मतलब मैं झूठ हो रहा हूँ, इस समय मैं झूठा सिद्ध हो गया क्योंकि मैंने गलत व्यक्ति का साथ दिया। हेतुआभास, हेतुआभास क्या होता है? गलती तो है एक तरीके से, उस तरीके से। अब देखो असिद्ध, चौथा तरह का टाइप है असिद्ध। हेलो, अब चौथा टाइप है असिद्ध। जब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग किया जाता है जो स्वयं सिद्ध नहीं होता, तो उससे उत्पन्न दोष को असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। परिभाषा तो सबकी याद करनी है आपको। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ मैं दूसरे तरीके से, क्योंकि किताब वाले एग्जाम्पल शायद ही आपको समझ में आए, तो मैंने मेरे हिसाब से एग्जाम्पल बना रखे हैं अलग अलग, जैसे कि, और मैं ऐसे एग्जाम्पल ऐसे लिए देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे मूवियों के एग्जाम्पल, क्योंकि सब मूवी देखते हैं इसलिए आसानी से समझ में आ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, ज्ञानी पुरुष की तरह नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के उदाहरण देता हूँ जो आपको भी समझ में आए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको एग्जाम्पल लिखना ही है तो आप लिख सकते हो, ये मूवी वाले एग्जाम्पल भी कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि एग्जाम्पल होता है। समझना चाहिए कि अपन को बस बात समझानी है टीचर को कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं लिखने से बढ़िया तो कुछ लिखना जरूरी होता है ना, लेकिन यही होता है कि अब शब्द नहीं लिखना है, बस जब भी एग्जाम होती है तो अब शब्द का यूज ना करें। क्लास में अपन समझाने के लिए कभी कभी अब शब्दों का भी यूज कर लेते हैं, एक देसी तरीका का भी यूज कर लेते हैं, वो नहीं करना होता है एग्जाम में, बस इतना संतर होता है। अब असिद्ध को देखो, फोर्थ प्रकार का हेतुआभास है। जब साध्य को किसी भी चीज, साध्य यानी जब किसको सिद्ध करना हो, जब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग किया जाता है जो स्वयं सिद्ध नहीं होता, ऐसे हेतु का, ऐसे कारण का यूज किया जो उसका कोई रूपरेखा ही नहीं है, वो खुद ही अनस्टेबल है, तो उससे उत्पन्न दोष को असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। अब मान लो कि ऐसे मतलब झूठा हेतुआभास है ही झूठा, तो उसको अपन ने, तो दोष तो उत्पन्न हो गई अपने अनुमान में दोष उत्पन्न, तो उस दोष को अपन बोलते हैं असिद्ध हेतुआभास। उदाहरण स्वरूप छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति है। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो छाया को द्रव मानते हैं अपन कि इसमें गति है, देखो छाया चल रही है, कोई व्यक्ति जैसे अपन चल रहे हैं तो अपने साथ साथ छाया भी चलती है, तो वो बोलता है देखो छाया द्रव्य क्योंकि उसमें गति है, तो अपन ने ऐसा माना कि भाई गति है छाया में इसलिए ये द्रव्य है, तो मैं हेतुआभास कर बैठा। अब इसमें छाया की गति को हेतु मानकर, जो गति थी ना छाया में, उसको हेतु मानकर, उसको कारण मानकर अपन ने छाया को द्रव सिद्ध करने की कोशिश की भरी सभा में, पूरे वरिष्ठ जनों के सामने। तो जबकि वास्तविकता ये कि फिर मेरे को समझाएंगे ज्ञानी पुरुष उस समय, देखो भाई ऐसा नहीं है, किसी द्रव्य चलता है ना तो उसकी छाया चलती है, छाया में गति नहीं है, गति है द्रव में, तो मैं तो असिद्ध हो गया ना पूरी भरी सभा में, मैं तो गलत साबित हो गया, मेरा अनुमान गलत हो गया। तो वही है कि यह गति छाया में नहीं अपूर्ति द्रव में होती है, जैसे जैसे द्रव हिलता डोलता है वैसे वैसे छाया भी हिलती डुलती है, ठीक है। छाया में गति होना स्वतः असिद्ध है, तो यह असिद्ध मतलब छाया में गति हो ही नहीं सकती। गति किसमें? द्रव में, द्रव चलेगा तो छाया चलेगी। लेकिन मैंने क्या बोला था भरी सभा में कि भाई छाया में गति है इसलिए इसको द्रव मानो, मैं अपनी बात को लेकर अड़ गया वहां पे। तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने हेतु किसको माना? छाया की गति को। एक्चुअली में रियलिटी क्या थी? द्रव की गति थी, लेकिन मैंने हेतु किसको माना? मैंने अनुमान लगाते समय किसको माना? छाया की गति को माना। मैंने द्रव को नहीं देखा, छाया को देखा, तो मैं गलती कर बैठा और उससे दोषपूर्ण अनुमान उत्पन्न हो गया। अनुमान क्या था मेरा? कि भाई छाया द्रव हो गई, लेकिन अनुमान में गलती हुई क्योंकि आपने झूठा हेतुआभास कर लिया। उसको सिद्ध करेंगे भरी सभा में, या ज्ञानी पुरुष वो बताएंगे मेरे को कि
या फिर कोई रिजल्ट आएगा ना, जैसे एग्जाम में ऐसे तो करते हैं कि हाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा ये आंसर कर दिया, और बाद में पता चला ये तो नहीं पूछ रहा था, अपन ने ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन में। तो वही है, जब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग किया जाता है जो स्वयं सिद्ध नहीं होता, तो उससे उत्पन्न दोष को असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। उदाहरण स्वरूप छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति है, लेकिन एक्चुअली में छाया में गति नहीं होती, एक्चुअली में द्रव्य में गति होती है, इसलिए अपन ऑटोमेटिक असिद्ध हो गए। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। अब ये देखो, ये 3 प्रकार का होता है। असिद्ध हेतुआभास 3 प्रकार का होता है। सब टाइप्स आ गए, पहले के सब टाइप्स थे 3, अब इसके भी सब टाइप आ गए 3। और ये इंपॉर्टेंट है, संसार का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल आता है, इस साल भी आएगा। आश्रय सिद्धि देखो, जिस हेतु का आश्रय अर्थार्थ पक्ष न हो उसको आश्रय असिद्धि कहते हैं। यथा आकाश का कमल सुगंधित है। मतलब आश्रय सिद्धि, जिस हेतु का आश्रय अर्थार्थ पक्ष न हो। अब देखो पक्ष यानी क्या होता है, मैंने एक ही बात बताई थी, पक्ष यानी होता है लोकेशन, स्थान, जगह। जब टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी इस चैप्टर की, तो पक्ष यानी स्थान। तो ये होता कि जिस हेतु का आश्रय अर्थार्थ पक्ष न हो, ऐसा हेतु जिसका कोई स्थान ही ना हो, लोकेशन ही ना हो, उसको आश्रय सिद्धि कहते हैं। जैसे आकाश का कमल सुगंधित है। आकाश यानी खाली स्थान होता है, आकाश महाभूत यानी खाली स्थान, तो आकाश का कमल सुगंधित है, कारण कि तालाब के कमल की तरह इनमें भी कमलत्व है। अब देखो अपन कल्पना कर रहे हैं कि आकाश में कमल सुगंधित है, कारण है कि तालाब के कमल की तरह इसमें भी कमलत्व है। अब देखो कल्पना किसी भी तरह की हो सकती है, अब समझना, लेकिन यहाँ पर आकाश शून्य स्थान होने के कारण आकाश में कमल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं बोल तो रहा हूँ आकाश में कमल है, लेकिन आकाश तो खाली होता है। आकाश में ऐसे हवा में देखो, तालाब में कमल हो सकता है लेकिन आकाश में कमल नहीं हो सकता। तो अपन ने जो हेतु चुना भाई आकाश में कमल है, एक्चुअली में है ही नहीं, उसका स्थान ही नहीं है, लोकेशन ही नहीं है। उसका स्थान लोकेशन तो तालाब था, स्थान और लोकेशन तो उसका तालाब था, लेकिन अपन ने क्या बोला आकाश, तो अपन गिल्ट सिद्ध हो गए। इसको बोलते हैं आश्रय असिद्धि। इस अनुमान में आकाश का कमल आश्रय और वह है ही नहीं। इस अनुमान में आकाश का कमल मतलब आकाश में खाली स्थान में कमल हो सकता है कि नहीं हो सकता? पानी में होता है, तालाब में होता है, कीचड़ में होता है कमल, आकाश में थोड़ी होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आकाश में कमल होता है, तो आश्रय सिद्धि, उसका लोकेशन ही नहीं है, क्योंकि लोकेशन तो उसका तालाब है। वो अपन को कौन बताएगा? ज्ञानी पुरुष। जब अपन अपनी कहीं पर रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट में अपन फेल हो जाएंगे। तो हमेशा हेतुआभास क्या करता है? गलती करवाता है व्यक्ति से। अतः यहाँ का हेतु आश्रय सिद्धि हेतुआभास है, मतलब अपन ने गलत जगह को चुन लिया। क्लियर? कमल में कमलत्व तो है, सही है, बात मानी जाएगी, लेकिन वो आकाश में नहीं है, वो तालाब में है। मतलब आश्रय में जो अपन ने आश्रय चुना है ना, वो नहीं पाया जाएगा। आकाश में कमल नहीं पाया जाता, तालाब में कमल पाया जाता। ये इसका एग्जाम्पल था। अब देखो स्वरूप सिद्धि, जिस हेतु का आश्रय तो हो लेकिन हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता हो, तो उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं। जिस हेतु का आश्रय तो हो, जिस हेतु मतलब कोई भी कारण है उसका आश्रय मतलब घर तो जहाँ पे वो रहता हो, लेकिन पक्ष में नहीं पाया जाता। अब देखो ये पक्ष दूसरी तरीके से काम करेगा, लेकिन उसके पक्ष में काम नहीं करेगा। पक्ष यानी कि उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। भाई जगह तो है लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा, संशय बना रहेगा उसमें, तो उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं। जब अपन ने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी तो पक्ष, सपक्ष, विपक्ष 3 वर्ड किए थे। पक्ष यानी होता है स्थान, लोकेशन, और एक पक्ष और क्या था, सेम है, लेकिन जगह जगह मीनिंग चेंज होता है कि उस स्थान पे, लोकेशन पे संशय बने रहना पक्ष कहलाता है, और उस पर कन्फर्मेशन होना सपक्ष कहलाता है, और विपक्ष यानी विपरीत, सब कुछ विपरीत हो जाता है। तो जिस हेतु का आश्रय तो है लेकिन हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता, तो उसे स्वरूप असिद्धि कहते हैं। जैसे शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों द्वारा दिखलाई देता है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब देखो ये हेतुआभास में चल के हमेशा खुद ही गलत होता है आदमी, क्योंकि अपन हेतुआभास कर रहे हैं। हेतुआभास यानी हमेशा अनुमान गलत लगाना। अब मैंने क्या बोला? शब्द गुण है, ठीक है भाई, शब्द गुण है, मानी तेरी बात, क्योंकि वह आंखों द्वारा दिखलाई देता है। लेकिन अपन ने गलती काम कर बैठी, आंखों द्वारा थोड़ी दिखाई देता है शब्द अपन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आंखों द्वारा दिखाई देता है। तो ये देखो परिभाषा देखो, जिस हेतु का आश्रय तो है, हेतु सुना अपन ने,
आश्रय, क्योंकि शब्द का आश्रय क्या है? कान, लेकिन पक्ष में नहीं पाया। लेकिन मैंने क्या बोला? आंखों द्वारा दिखाई देगा, है ही नहीं एक्चुअली में। अपन आंखों द्वारा देख ही नहीं सकते शब्द को, आंखों द्वारा रूप देख सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पर शब्द में आंख द्वारा दिखलाई देने का गुण ही नहीं है, एक्चुअली में गुण ही नहीं है। शब्द आंखों से दिखलाई नहीं देता, तो मैं गलत सिद्ध हो गया। गलत सिद्ध कौन करेगा? रिजल्ट, या फिर जो अपन सिद्धांत करते हैं ना, उस समय अपन गलत सिद्ध हो जाएंगे, या अपना रिजल्ट ऐसा आएगा कि अपन अपना जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ को करने से पहले अनुमान लगाते हैं, अपन अनुमान प्रमाण कर रहे हैं, तो अनुमान प्रमाण में जो गलती होती है, दोष होता है, वो हेतुआभास की वजह से होता है। हेतुआभास अपन मतलब गलत अनुमान लगाते हैं। मैंने बोल दिया भाई शब्द गुण है, बात मान ली तुम्हारी, भाई शब्द गुण है, सिद्ध करो। तो मैंने बोला कि आंखों द्वारा दिखाई देता है इसलिए शब्द गुण है, तो वहीं पे अपना नंबर काट लेगा, क्योंकि शब्द गुण है ये बात मानी जाएगी। लेकिन शब्द कानों द्वारा सुनाई देता है इसलिए गुण है, ना कि आंखों द्वारा। आंखों द्वारा तो अपन रूप देख सकते हैं, तो एक तरीके से ये स्वरूप असिद्धि, उसके स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकता अपन। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा है, न कि आंखों से देखा जाता है, वही है। तो सिंपल सी बात है, आंखों द्वारा रूप को देखा जाता है और कानों द्वारा शब्द को सुना जाता है, तो ये स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पाता। शब्द गुण है ये बात मानी जाएगी, लेकिन सिद्ध करो इस चीज को, अपन ने एग्जाम्पल दिया वो गलत हो गया। और अनुमान में हमेशा गलती सिद्ध होता है कौन? खुद नहीं, वो हेतुआभास में हमेशा गलती सिद्ध होता है खुद व्यक्ति। अगर मान लो कि वो सही साबित हो गया, सब कुछ उसके पक्ष में हो गया, तो वो हेतुआभास रहा ही नहीं, वो उसके लिए ट्रू सत्य हेतु बन जाता है। तो हेतुआभास में कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा झूठा साबित होगा। अब देखो अगला है व्याप्त सिद्धि। उपाधि सहित हेतु को व्याप्त असिद्धि कहते हैं। उपाधि सहित हेतु को व्याप्त असिद्धि कहते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजन वाला है, ध्यान से सुनना। जो साध का व्यापक हो किंतु साधन का व्यापक न हो, उसे उपाधि कहते हैं। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, आपकी सारी टर्मिनोलॉजी ना 1 मिनट गायब हो जाएगी यहाँ पे आके। जो साध का व्यापक हो किंतु साधन का व्यापक न हो, साध मतलब जिस चीज को शुद्ध, जिस चीज को अपन साधित करना ना, उसके लिए तो सही हो, ठीक है, लेकिन किंतु साधन का व्यापक न हो। अब इस लाइन को रटना है आपको, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसको एग्जाम में लिखना है। वो एग्जाम्पल इसी बुक में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। किंतु साधन का व्यापक न हो, लेकिन जो साधन यानी प्रमाण, प्रमाण यानी अपन ने साधन सुना था, लेकिन प्रमाण का व्यापक न हो, उस प्रमाण का नहीं हो, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां अग्नि है, इस अनुमान में गीले ईंधन का उपयोग उपाधि है। इस अनुमान में गीले ईंधन का संयोग उपाधि है। अपन ने भाई बोला कि पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां अग्नि है, इस अनुमान में गीले ईंधन का संयोग उपाधि है। अब आगे देखो, क्योंकि यहाँ धूम साध्य है और जहाँ जहाँ धूम वहाँ गीले ईंधन का संयोग रहता है। सिंपल सी बात है, धुआं तभी तो उठती है जब कुछ ना कुछ गीला होता है, जलने में परेशानी होती है, ठीक है। अब आगे देखो, इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग धूम रूप साध का व्यापक हुआ। तो क्या बोलता है कि आर्द्र ईंधन मतलब गीला ईंधन, गीली लकड़ियां, इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग धूम रूप साध का व्यापक हुआ। तो अपन ने धुआं को सिद्ध करने के लिए गीले ईंधन, भाई धुआं क्यों है वहां पे? क्योंकि अपन बोलते हैं कि जहां जहां धूम वहां अग्नि, तो यहाँ पे एक संयोग और दे दिया कि भाई गीली लकड़ी होगी इसलिए वहां पे धुआं है। अब देखो, किंतु यहाँ अग्नि साधन हेतु है, किंतु यहाँ अग्नि साधन हेतु है, और वह अग्नि रूप साधन जहाँ जहाँ रहता है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग नहीं रहता। अब ये बोलता है कि अगर अग्नि होती वहाँ पे तो ऑटोमेटिक धुआं गायब हो जाती, जलने लग जाता ईंधन। अग्नि जब तीव्र रूप में आती है तो धुआं गायब हो जाती है। इसको समझना, वो भी कन्फ्यूजन रहेगा बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। जैसे तपे हुए लोहे के गोलक में अग्नि तो है लेकिन आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। अब आप बोलोगे कि एक लोहे का तप्त गोला है, बिल्कुल लाल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल लाल गोल होता है, वहाँ अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं थोड़ी दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे ईंधन ही नहीं है, जलने के लिए ईंधन नहीं है, क्योंकि कोई आर्द्र ईंधन का संयोग नहीं है। अभी भी समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार साध्य का व्यापक होने से और साधन का अव्यापक होने से उस अनुमान में आर्द्र ईंधन संयोगी उपाधि है। इसलिए उपाधि युक्त होने के कारण यहाँ अग्निमत्व हेतु, चूंकि वहाँ अग्नि है
व्याप्त असिद्धि नामक असिद्ध हेत्वाभास है। अब देखो लास्ट में लिखा है उपाधि युक्त होने के कारण यह अग्नि तत्व हेतु, क्योंकि वहां अग्नि है, व्याप्त असिद्धि नामक असिद्ध हेत्वाभास है। सिंपल सी बात यह है कि अपन ने क्या किया कि उपाधि सहित बोला कि वहां पे धुआं है तो अग्नि होगी, तो अपन ने लेकिन उपाधि सहित बोला कि वहां पे गीली ईंधन है इसलिए धुआं है और वहां पे अग्नि होगी। तो अब तीन चीज हो गई उपाधि संयोग। तो उपाधि सहित अपन कुछ चीजें लगाते हैं ना तो वो हो जाता है व्याप्त असिद्धि। कैसे? क्योंकि अगर उपाधि, अब मान लो कि समझो इस चीज को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। व्याप्त असिद्धि, उपाधि सहित हेतु को व्याप्त असिद्धि कहते हैं। गीले ईंधन की वजह से वहां पे धुआं है तो अग्नि होगी। अब वहां पे बोलते हैं अगर अग्नि होती तो धुआं ऑटोमेटिक कम पड़ जाती है, या फिर गीला ईंधन रहता ही नहीं। जब गीला ईंधन खत्म हो गया तो जलने लग गई, तो यहाँ पे गीला ईंधन बोल दो या अग्नि बोल दो, बात एक आएगी। तो इसलिए अपन ने गीला ईंधन का यूज किया ना, तो इस वजह से अपना हेत्वाभास हो जाता है कि एक्चुअली में गीला ईंधन होगा तो धुआं ही होगी, अग्नि नहीं होगी। समझो इस चीज को कि उपाधि सहित हेतु को जो साध्य का व्यापक हो किंतु साधन का व्यापक न हो, जो साध्य का व्यापक हो, पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां अग्नि है, इस अनुमान में गीले ईंधन का संयोग उपाधि है, क्योंकि यहाँ धूम साध्य और जहां जहां धूम है वहां गीले ईंधन का संयोग रहता है, इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग धूम रूप का साध्य का व्यापक हुआ। ये बोलता है कि गीला ईंधन धुआं का लिए साधन है। भाई धुआं को सिद्ध कर सकता है गीला, भाई धुआं क्यों है? क्योंकि गीला ईंधन है, लेकिन वो अग्नि को सिद्ध नहीं कर सकता। अग्नि को तो धुआं ही सिद्ध करेगी। समझा? अब समझ में आई बात को कि तीन चीजें, गीला ईंधन, धुआं, अग्नि। धुआं को सिद्ध किसने किया? गीले ईंधन ने, कि गीला ईंधन है जिससे धुआं है। और अग्नि को सिद्ध किसने किया? धुआं ने। ठीक है, लेकिन जो गीला ईंधन है ना वो अग्नि को सिद्ध नहीं कर सकता। इसी को अपन व्याप्ति सिद्धि वो क्या हेत्वाभास कहते हैं। तीन चीजें दोबारा से बोल रहा हूं, गीला ईंधन, बीच में है धुआं, इधर है अग्नि। धुएं को सिद्ध किसने किया? गीले ईंधन ने। धुआं ने किसको सिद्ध किया? अग्नि को, कि भाई अग्नि है तो ही तो धुआं है, भाई जहां जहां धुआं वहां अग्नि अपनी पड़ते तो आ ही रहे। लेकिन गीला ईंधन अग्नि को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा होगा तप्त लोया है, मतलब एकदम लाल है, वहां वो तो है ही नहीं, गीला ईंधन है ही नहीं ना, एकदम लाल हो जाती है अग्नि। तो सिंपल सी बात है कि उपाधि सहित हेतु को व्याप्त सिद्धि कहते हैं। आप इतना भी लिख दोगे तो काफी रहेगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। तीन चीजें हैं, पहली है गीला ईंधन, दूसरी है धुआं, तीसरी है अग्नि। तो पहले कौन सी थी? गीला ईंधन ने धुआं को सिद्ध किया, धुआं ने अग्नि को सिद्ध किया, लेकिन डायरेक्ट गीला ईंधन अग्नि को सिद्ध नहीं कर सकता। इसी को अपन व्याप्त असिद्धि कहते हैं। अब देखो बाधित, 5 बार रिपीट कर दिया मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा। पक्ष में जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित हो पर हेतु बाधित कहलाता है। पक्ष में जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित हो वह हेतु बाधित कहलाता है। सिंपल सी बात है, परिभाषा याद करनी, एग्जाम्पल से समझो। जैसे बर्फ पानी में डूब जाती है क्योंकि वह ठोस है। बर्फ पानी में डूब जाती है क्योंकि वह ठोस है। यहाँ पर पक्ष बर्फ में हेतु क्योंकि वह ठोस है के साथ डूब जाती का अभाव अर्थात खंडन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हो जाता है। मैंने बोला कि भाई बर्फ ना पानी में डूब जाती है, ठीक है, क्योंकि वह ठोस है। मैं बोलता हूँ कि भाई ठोस है ना, ठोस है इसलिए बर्फ डूब जाती है पानी में, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बर्फ तो तैरती है पानी में, अपन ने सबने देखा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उसका खंडन हो जाता है। जब अपन ने रियलिटी में चेक किया ना भाई बर्फ को डाल के पानी में, तो डूबी नहीं। तो अपना जो अनुमान था ना ठोस होने का अनुमान, भाई ठोस है इस वजह से डूबनी चाहिए, वो गलत सिद्ध हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, तो सिंपल सी बात है कि वह हेतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उसका खंडन हो जाए उसे अपन बाधित हेतुआभास कहते हैं। क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि बर्फ पानी में डूबती नहीं बल्कि तैरती रहती है। सिंपल सी बात है। यहाँ साध्य की सिद्धि से लिया गया हेतु प्रत्यक्ष से बाधित है, अतः इसे बाधित
हेतुआभास। तो किससे बाधित हुआ ये? जो अपन ने हेतु चुना कि बर्फ ठोस है, पानी में डूबनी नहीं चाहिए, में डूबनी चाहिए, वह ठोस है इसलिए पानी में डूबनी। लेकिन ये बाधित किसकी वजह से हुआ? प्रत्यक्ष, अपन ने आंखों से देख लिया कि डूबती नहीं है, तो प्रत्यक्ष बाधित। सिंपल सा ये तो इजी समझ में आ जाएगा। अब देखो नहीं सारणी है हेतुआभास। हेतुआभास के 5 टाइप्स थे, सविचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। सभी विचार के 3 टाइप्स थे, साधारण, असाधारण, अनुस्मारी। और असिद्ध के भी 3 थे, आश्रय सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, व्याप सिद्धि। आपको कुछ याद ना हो कोई बात नहीं, चलेगा। हेतुआभास की परिभाषा और ये सारणी और इनकी परिभाषा भी याद हो जाएगी ना तो भी चल जाएगा काम। इतना तो करना ही आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हेतुआभास के टाइप्स ही पूछ लेता है कि हेतुआभास के भेद लिखो, हेतुआभास की परिभाषा ही पूछ लेता है। हेतुआभास में एक बात जरूर ध्यान रखना, हमेशा अपन खुद गलत होते हैं। हेतुआभास वही तो है जो हमेशा अनुमान में गलत, अपना अनुमान हमेशा गलत धारण करवाए, मतलब अनुमान का दोष है हेतुआभास। पर्यायवाची किए थे ना अपन ना, तो अपन जो भी अनुमान लगाएंगे हमेशा गलत लगाएंगे हेतुआभास में। कभी गलती से भी एग्जाम में उसको सिद्ध मत कर देना कि मैंने जो सोचा वो सही है। हेतुआभास में हमेशा गलत सिद्ध होंगे अपन हेतुआभास में, ये बात ध्यान रखना। बहुत माता बच्ची हो गई इसमें। आई होप आपको समझ में आया हो, थोड़ा बहुत माइंड में गया हो आपके। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है तर्क। तर्क स्वयं स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रमाण अनुकूल तथा प्रमाणों का अनुग्राहक विचार है। गौतम ने तर्क की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है, कोई जरूरत नहीं है संस्कृत में याद करने की। तर्क देखो सिंपल सी बात है, तर्क की परिभाषा आ जाती है कभी कभी 2 नंबर में, छोटा सा टॉपिक है ये, कि आपको लिखना है तर्क स्वयं स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रमाण अनुकूल तथा प्रमाणों का अनुग्राहक विचार है। बल्कि प्रमाण अनुकूल तथा प्रमाणों का अनुग्राहक विचार, मतलब किसी भी प्रमाण को धारण करने से पहले जो विचार विमर्श करते हैं ना वो तर्क है। तर्क विचार करते हैं ना। तो आगे देखते हो, गौतम ने तर्क की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है, कोई जरूरत नहीं है। अर्थात इसका मतलब हिंदी वर्ड समझो, यथार्थ रूप से न जानी हुई किसी वस्तु के तत्व को सही सही समझने के कारण और उपत्तिपूर्व ऊहापोह विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो अपन डिस्कशन करते हैं, विचार करते हैं, जो अपनी कसम कस की स्थिति होती है वो तर्क कहलाता है। अपन करते हैं ना तर्क विचार करते हैं कि एक्चुअली में अपने घर में कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं, फ्रिज लेके आनी है, तो अपन मम्मी पापा से फैमिली से डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में अपन को फ्रिज चाहिए, रिक्वायरमेंट है। तो उस चीज़ के रिजल्ट तक पहुंचने से पहले जो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं, विचार जो कसम कस की स्थिति होती है ना वो तर्क होती है। और तर्क जब सही होता है ना तो रिजल्ट भी बिल्कुल सही होता है। अगर हम किसी भी कार्य को सोच समझ के करें, विचार विमर्श करके करें तो हमेशा वो सही सिद्ध होता है, तो उसको तर्क बोलते हैं। तो ये प्रमाण अनुकूल या प्रमाणों का अनुग्राहक विचार है, मतलब उससे प्रमाण ग्रहण करने से पहले जो अपन रिजल्ट प्राप्त करने से पहले जो विचार विमर्श करते हैं ना वो तर्क है। ठीक है, ऊहपू एक प्रकार का विचार मत ज्ञान है, या जब संदिग्ध विषय का निर्णय करने के लिए गुण दोष का विचार कर परस्पर विरुद्ध दिशा में मन जाता है तो जो विचार किसी एक दिशा में मन को ले जाता है वह ऊह है। मतलब जो बोलते हैं ना कसम कस की स्थिति, कि अपन कोई चीज़ है, किसी चीज़ में डिस्कस करना है। मैंने एग्जाम्पल दिया फ्रिज का, ठीक है। अपन जैसे कि करियर चॉइस में देखो कि मुझे MBBS करना है, BAMS करना है या होम्योपैथी। MBBS तो मिला नहीं था इसलिए आयुर्वेदा में आया, लेकिन आयुर्वेदा में ऑप्शन था कि होम्योपैथी ले कि आयुर्वेदा ले। ये थी कसम कस की स्थिति कि होम्योपैथी बेटर रहेगा या फिर आयुर्वेदा बेटर रहेगा। तो इस समय जो अपन संदिग्ध विषय था कि एडमिशन कुछ सब्जेक्ट मिले आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में, तो उस समय अपन ने गुण दोष भाई क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या स्कोप है, कितनी सैलरी है, ये सब डिस्कशन करके अपन फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं ना, उसको बोलते हैं उहूपू, कसम कस या फिर तर्क। क्लियर। तो ये तर्क की छोटी सी परिभाषा थी कि तर्क विचार करते हैं ना गुण को दोष के क्या लाभ, कि आयुर्वेदा में एडमिशन लूंगा तो क्या लाभ होगा, होम्योपैथी में एडमिशन लूंगा तो क्या लाभ होगा, आयुर्वेदा में एडमिशन लूंगा तो क्या हानि होगी, क्या करियर को अच्छी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के जो तर्क विचार किए जाते हैं, उहूपू मतलब कसम कस वाली स्थिति होती है, वो होती है तर्क। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं मोना। अब अगला लास्ट पॉइंट है अपना आयुर्वेद में अनुप्रमाण की उपयोगिता। हेलो मोना, आगे बढ़ाना। आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता, ये लास्ट पॉइंट है अनुमान प्रमाण का। आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण का सर्वाधिक उपयोग है, कारण कि प्रत्यक्ष जितना दिखलाई देता है उससे बहुत अधिक परोक्ष है। दोबारा समझाऊंगा मैं।
जिसका ज्ञान अनुमान द्वारा किया जाता है। जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वे इंद्रियां स्वयं अप्रत्यक्ष है, जिन्हें अनुमान से जाना जाता है। सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट था कि अनुमान, आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण का सर्वाधिक उपयोग कैसे, कारण कि प्रत्यक्ष जितना दिखाई देता है, अपन प्रत्यक्ष सुनते हैं, देखते हैं, गंध का अनुवासन लेते हैं, रस का अनुवासन लेते हैं, इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन को अनुमान कराती हैं। जैसे अनुमान में अपन ने देखा ना कि गर्भ को देख के मैथुन का अनुमान, ठीक है, बाढ़ को देख के बारिश का अनुमान, बादलों को देख के बारिश का अनुमान, ये सब अनुमान के माध्यम से। और देखो लास्ट में लिखा हुआ है जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और अपन प्रत्यक्ष को ज़्यादा मान्यता देते हैं कि भाई अपन ने देखा है, सुना है, जाना है, चखा है मैंने तो ये सब कुछ, लेकिन जिन इंद्रियों से वो ज्ञान होता है ना, उन्हीं को अपन अनुमान द्वारा समझते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को डाला, और इसको मैं समझा चुका था कि अपन जब दर्पण में भी देखते हैं ना खुद को, तो आंखों को देखते हैं, चक्षु इंद्रियों को नहीं देखते, क्योंकि अधिष्ठानों को देखते हैं, ना कि इंद्रियों को देखते हैं। इंद्रियों का ज्ञान हमेशा अनुमान द्वारा ही किया जाता है। आयुर्वेद में मुख्यतः 3 प्रमाण पाए जाते हैं। प्रत्यक्ष, दूसरा पॉइंट है, आयुर्वेद में मुख्यतः 3 प्रमाण पाए जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आप्तोपदेश। लास्ट में अपन ने जब एक विध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध, षडविध, सेवंत, अष्टविध, नाइन्थ और 10 विध प्रमाण किए थे, और लास्ट में अपन बोला था सभी प्रमाणों का समावेश त्रिविध प्रमाणों में हो जाता है। तो वही बात को बता रहा है। आयुर्वेद में मुख्यतः 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा थोड़ी है और आप्तोपदेश भी सीमित है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में ये होता है कि अपन ने अगर सामने है तो ठीक है, मान लिया, नहीं तो नहीं माना। जैसे कि टेबल पे कोई पेन है और किसी से अपन एक बुक से उसको ढक दिया, तो क्या वो पेन नहीं है? क्या है, लेकिन अपन को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उसको नहीं माने क्या? अपन को पता है कि पेन यहीं पे कहीं पे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी सीमाएं थोड़ी लिमिट्स हैं। अगर दिख रहा है तो सब कुछ है, सुनाई दे रहा तो है, नहीं तो नहीं है। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष से अपन नहीं देख पाते, सुन पाते, नहीं पाते, किसी चीज़ का रस का अनुवासन नहीं कर पाते। और रस का अनुवासन करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे साइनाइड चख लिया तो अपन तो मर ही जाएंगे ना। तो प्रत्यक्ष की सीमाएं सीमित है। वैसे आगे देखो, और आप्तोपदेश भी सीमित है। आप्तोपदेश, इसकी भी सीमा होती है। आप्तोपदेश अगला ही प्रमाण है, उसमें आप्त पुरुषों के वाक्यों का ध्यान दिया जाता है कि भाई आचार्य ने ये बोला इसके बारे में, तो आचार्य ने बोला है, कंडीशन लगा के बोला होगा, तो उसकी भी लिमिटेशन है, उसकी भी सीमाएं हैं, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे आप्तोपदेश प्रमाण जब स्टडी करेंगे डिटेल में। परंतु अनुमान ही एक ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष या आप्तोपदेश की पहुंच से बाहर विषय को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अरस्तु अनुमान ही एक ऐसा प्रमाण है जो अपन मतलब बोलते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब अपनी काल्पनिक शक्ति अनुमान लगा करके जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां अपनी अनुमान लगा सकते हैं। अब ब्रह्मांड में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, ना अपन देख सकते ना किसी व्यक्ति ने उसमें लिखा, लेकिन अपन अनुमान लगा सकते हैं। अपन बोलते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि, जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता है। कवि किस तरीके से? काल्पनिक अनुमान लगा के। तो अनुमान की शक्ति बहुत बड़ी है, मतलब अनुमान से सब कुछ अपन डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी औषधि, किसी भी डिजीज, किसी भी व्याधि अपन बहुत से अनुमान से ही डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर मोस्टली कभी कभी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते। अपन बोलते हैं ना कि भाई डॉक्टर साहब सारी जांचें करा ली, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मेरे पेट में गड़बड़ कोई, मतलब सब कुछ ठीक है, लीवर जांच भी ठीक है, किडनी भी ठीक है, मतलब सब कुछ, खाना भी पच रहा है, लेकिन बेचैनी रहती है, पेट में गुड़गुड़ होती है, पता नहीं क्या चक्कर है, सब कुछ ठीक है, एक्चुअली सब कुछ है। फिर अपन अनुमान के उससे चिकित्सा करते हैं, एक्चुअली में इसका ऐसा हुआ होगा तो अपन को इसको ट्रीटमेंट करनी है। तो अनुमान की सीमाएं बहुत बड़ी हैं, मतलब अनुमान अपन कहीं तक कर सकते हैं। रोग ज्ञान में अनुमान द्वारा गूढ़ लिंग जिसका लक्षण रहस्यमय और अव्यक्त है। देखो मैं यही बात बता रहा था, यही पॉइंट समझा रहा था। रोग ज्ञान में अनुमान द्वारा गूढ़ लिंग जिसका लक्षण रहस्यमय और अव्यक्त है, मतलब ना तो जांचों में आ रहा, ना वो बता पा रहा, ना अपन उसका प्रत्यक्ष कर पा रहे, ना किसी व्यक्ति ने उसके बारे में लिखा। आप्तोपदेश, आप मतलब ज्ञानी पुरुष द्वारा लिखा कोई ग्रंथ, ना उनके बारे में किसी ने बताया, लेकिन व्यक्ति परेशान है, तो अपन अनुमान के माध्यम से उसकी चिकित्सा करते हैं। व्याधियों की परीक्षा की जाती है। पुनर्जन्म के समर्थन में जो अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। और पुनर्जन्म जो अपन बोलते हैं ना, भाई पुनर्जन्म होगा, आप अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, ये सब अपन अनुमान से करते हैं। इसलिए अनुमान बहुत व्यापक है और अनुमान ही ज़्यादा यूज होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण का पर्याप्त उपयोग किया गया है। आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने अनुमान को निदान और चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट महत्व दिया है
और उसे त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम का साधक कहा गया। सिंपल सी बात है, लास्ट की लाइन आपको लिखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। इस प्रकार हम देखते हैं आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण का पर्याप्त उपयोग किया गया है। आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने अनुमान को निदान और चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट महत्व दिया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सभी आचार्यों ने, चाहे वो चरक हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे वो वाग्भट हो, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट हो, आचार्य काश्यप हो, सब ने इसको विशिष्ट महत्व दिया है और इसे त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम का साधक कहा है। ठीक है, आई होप आपको अनुमान प्रमाण थोड़ा डिफिकल्ट था, कन्फ्यूजन था, कोशिश की है मैंने समझाने की कि पूरा हुआ हो। ठीक है, ये अनुमान प्रमाण कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे अपन आप्तोपदेश प्रमाण। कंटिन्यू करते हैं या फिर कल क्लास लें, कोई बच्चा बताएगा?